नमस्कार। काना फूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अगर कोई आईएएस अफसर आता है और वो डीएम न बन पावे तो फिर समझ लो कि ना तो इज्जत मिलती है और न मन को संतोष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएम की जो कुर्सी है उसको लेकर कि जगहें सीमित हैं, एक अनार है 100 बीमार हैं। मामला इसलिए संज्ञान में लाना पड़ रहा है कि कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके जूनियर वो जिलों में डीएम बन गए लेकिन उनको डीएम बनने का मौका नहीं मिला। कई सारे सीनियर बैठे हुए हैं, वो जिलों में नहीं जा पा रहे हैं। अगर बात पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने अफसरों की होती तो कोई इसका इतना संज्ञान न लेता, लेकिन ये डायरेक्ट आईएएस अफसरों का मामला है। इसमें तो इतना बड़ा इनका कैडर है जो सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन अब सीधी भर्ती के भी आईएएस अफसर तरस रहे हैं जिले में डीएम बनने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि शायद कुछ लोगों की उसमें किस्मत गड़बड़ है या किसी की और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 2015 बैच की। 2015 बैच के अधिकांश अधिकारी इस समय जिलों में डीएम हैं, लेकिन झांसी प्राधिकरण में एक वीसी हैं आलोक यादव। आलोक यादव आज तक डीएम नहीं बन पाए, जबकि उस 2016 बैच के डीएम बन गए। ये 15 बैच हैं, इनके नीचे का बैच 16 है, उसमें से बहुत सारे लोग डीएम बन गए। नाम बता दें आपको, अनुनय झा अभी हरदोई में डीएम है, मधुसूदन हुलगी अभी कौशाम्बी में डीएम थे, अजय द्विवेदी इस समय रामपुर में डीएम है, राजा गणपति सीतापुर में डीएम है, महेंद्र सिंह तंवर, गजल भारद्वाज, घनश्याम मीणा, जे रीभा और शिव शरणप्पा, ये सारे लोग 2015 बैच के हैं जो जिलों में डीएम बने हुए हैं। एक तो इसमें ऐसे हैं कि राजा गणपति और जे रीभा दोनों डीएम हैं। एलडीए के वीसी है प्रथमेश कुमार। प्रथमेश कुमार ने एलडीए के इतिहास में बीजेपी को एक नया पार्क दिया, अटल प्रेरणा केंद्र के नाम से, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। उनके नाम पर कई बड़ी उपलब्धियां आ गई हैं प्रथमेश कुमार के नाम पर, लेकिन अभी तक वो डीएम नहीं बन पाए हैं। और उनकी पत्नी जो है सरनीत कौर ब्रोका, सरनीत कौर भी अभी किसी जिले की डीएम नहीं बन पाई हैं, वो अभी आईसीडीएस की डायरेक्टर हैं। जबकि इन्हीं के बैच के शशांक त्रिपाठी बाराबंकी में डीएम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिव शरणप्पा जीएस ये सिद्धार्थ नगर में डीएम है। और इंद्रजीत सिंह 2016 बैच के जो लखनऊ के नगर आयुक्त रहे, कहते हैं कि लखनऊ की रैंकिंग सफाई के मामले में प्रदेश में 45-50 के नीचे रहती थी, लेकिन इंद्रजीत सिंह सरदार जी ने काफ़ी मेहनत की और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ। लखनऊ पूरे देश में तीसरे नंबर में नीट एंड क्लीन सिटी के रूप में पुरस्कृत हुआ, राष्ट्रपति के हाथों उसे पुरस्कार मिला। इंद्रजीत सिंह भी गए पुरस्कार समारोह में, लेकिन यूपी से जो पुरस्कार मिलना है अभी वह बाकी है। अभी वो डीएम नहीं बन पाए हैं। उनके बैच के बहुत सारे लोग डीएम हैं। इसी तरह से अन्नपूर्णा गर्ग, कविता मीना, आलोक यादव, ये सब नाम है जो डीएम नहीं बन पा रहे हैं। तो उम्मीद करें कि जो 2026 का नया साल आया है, ये साल उत्तर प्रदेश में इन अफसरों के लिए भी अच्छा होगा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है।
मामला एनसीआर का है, दिल्ली इलाके का है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से हाइप मिली, मीडिया में मिली और पूरे देश में वो एक चर्चा का विषय बनी घटना। इस मौत ने बिल्डरों पर, अफसरों पर, जिला प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। वीणा वादन करने वाले, कैलेंडर छपवाकर चर्चा में आने वाले नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की कुर्सी, ये घटना लील गई, चली गई। लोकेश एम पहले भी सरकार की काफ़ी किरकिरी करा चुके थे, कैलेंडर में सरस्वती वंदना करते हुए खुदे बैठ गए थे, लेकिन उस समय वो बच गए। आपको याद होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता वहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ डूब गए। वो 90 मिनट तक शोर मचाते रहे, फ़ोन करते रहे निकालने के लिए, ना तो कोई रेस्क्यू हो पाया और ना ही प्राधिकरण का, इंजीनियर का या बिल्डर का कोई वहाँ पर आदमी पहुँचा उनकी मदद कर सके। इस घटना ने पूरे प्रदेश को और देश को हिला दिया, साथ ही उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को भी हिला दिया। लोकेश एम की असमय विदाई हो गई, 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई। मुख्यमंत्री अफसरों की इस रवैये से बेहद नाराज हैं। एक नौजवान, उसकी जान चली गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। उसकी गाड़ी को ढूंढने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू चलाना पड़ा। बेसमेंट के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जो तालाब बन गया था 20-25 फीट गहरा। ठीक है, कोई आदमी 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकता, लेकिन बिल्डर किस तरह से गड्ढे खोदकर महीनों महीनों, सालों छोड़ दें, लोग उसमें गिरकर मर जाएं, इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ अधिकारी कैलेंडर पर सरकारी धन से अपनी फोटो छपवाकर आत्ममुग्ध बने हुए हैं, अपना प्रचार करा रहे हैं, वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। नोएडा आज उत्तर प्रदेश की सबसे चमकदार जगह है, औद्योगिक राजधानी है, जहाँ उद्योग हैं, बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि बड़ा बड़ा खेल होगा। हर रोज करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। अधिकारी कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और जब मामला फंसा तब पता लगा कि साहब कितने शरीफ थे। इंजीनियर की मौत पर भी कार्रवाई उतनी तेज ना होती अगर लोगों का आक्रोश ना बढ़ता। यह आक्रोश राष्ट्रीय स्तर तक गया और जिस फ्रेम को हम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है उद्योगों के लिए बेहतर, उस पर एक दाग लगा। जिस जमीन पे युवराज की कार डूबी, वो जमीन पहले स्पोर्ट सिटी के नाम पर आवंटित की गई थी उस बिल्डर को, लेकिन उस बिल्डर ने नियमों को ताक पर रखकर वहाँ प्लाटिंग की और ज़मीनें बेच डाली। ऐसे में परमिशन कैसे दे दी और इस पर अथॉरिटी आंख मूंदे क्यों बैठी रही? उस बिल्डर पर 3000 करोड़ रुपया बकाया है नोएडा प्राधिकरण का, उसकी वसूली क्यों नहीं होती? इसके लिए कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आपको बता दें कि खाली नोएडा में तो एक हादसा हुआ है, देहरादून वाले भी सतर्क हो जाएं, वहाँ भी लोटस ग्रीन का प्रोजेक्ट है, वहाँ भी ऐसे अंधाधुंध अवैध निर्माण और अतिक्रमण चल रहा है। तो नोएडा वाली कहानी देहरादून में न दोहराई जाए, इसलिए सतर्क हो जाएं। और रही बात, देखिए नोएडा जो है, लोग कहते हैं कि नोट छापने की जगह है, मशीन बन गई है। अधिकारी जो जाता है वहाँ वहीं का होकर रह जाता है। संपन्नता है, भोग विलास है, सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी है, जहाज है, गाड़ी है, घोड़ा है और ज़्यादातर सब सरकारी लोगों को फ्री है। तो जब माले मुफ्त मिलता है तो बेरहम होकर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कृष्णा करुणेश अब नोएडा के नए सीईओ बनाए गए हैं। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं और मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में लंबे समय तक डीएम रहे हैं। अभी तक यहीं पर कृष्णा करुणेश सीईओ थे, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग हुई थी उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो नोएडा के अगले सीईओ बनेंगे। तो कृष्णा करुणेश भी बहुत हिम्मती आदमी निकला कि वो ऐलान करके पद हासिल किए। ऐसे भी ताकतवर अफसर हैं इस ब्यूरोक्रेसी में। कहते हैं कि छींका टूटा तो बिल्ली के भाग से टूटा। लोकेश एम हटे तो कृष्णा करुणेश के भाग से हटे। अब नोएडा अथॉरिटी के नए बॉस हैं कृष्णा करुणेश।
हालांकि वो तेज अफसर हैं, निर्णय तेज लेते हैं, मुख्यमंत्री के जिले में रहें तो काम करने की स्टाइल से भी वाकिफ हैं, और जो पुरानी परंपरा है उसको बदल कर अब वो कितना नया रूप दे पाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। योगी सरकार में आप किस्मत से भले मंत्री बन जाएं, लेकिन मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऐसे अफसरों से आपका पाला पड़ जाएगा कि आपका आधा से ज़्यादा समय तो चिट्ठी पत्री और औरंगेबाजी में बीत जाएगा। और अगर खास तौर से आप सहयोगी दल के मंत्री हैं तब तो फिर अफसर आपको घुमाते ही रहेंगे और आप अपना दर्द कहेंगे किससे। वैसे भी चाहे बीजेपी की पहले दिन की सरकार हो, पार्ट 1 चाहे पार्ट 2, ये हमेशा कहा जाता है कि भैया अफसरशाही पे बड़ा छूट है, कोई कंट्रोल नहीं है, बड़ा परेशान है, सुनते नहीं हैं। आज हम आपको एक और ताज़ा मामले से रूबरू कराएंगे। एक मंत्री हैं, मछली मंत्री, उनका नाम है संजय निषाद। उनके यहाँ डीजी बन के आई हैं के धनलक्ष्मी। अब समस्या ये है कि मंत्री चाहते हैं कुछ, अफसर कर देते हैं कुछ। मंत्री करते हैं कोई आदेश और वहाँ से निदेशालय से जारी हो जाता है दूसरा आदेश। तो आप ये कह सकते हैं कि एक विभाग मछली बाजार की तरह हो गया है, रोज भड़बड़ मचा हुआ है। वाकया ये हुआ कि मंत्री जी एक बार गए बलिया दौरे पर। वहाँ गए तो विभागीय गाड़ी में तेल विभाग के लोग भराएंगे, पुलिस के एस्कॉर्ट में तेल पुलिस लाइन से भरा जाता है, और राज संपत्ति वाले में जिला प्रशासन भराता है। तो मंत्री को विभाग से भी गाड़ी मिलती है, राज संपत्ति भी देता है और पुलिस की एस्कॉर्ट भी चलती है। तो दुई तो तेल भरा दिए राज संपत्ति वाला और पुलिस वाले। विभाग वालों ने तेल भराने से मना कर दिया कि भाई हमें कोई आदेश ऊपर से नहीं है। तो मंत्री की गाड़ियां घंटों खड़ी रही तेल के इंतजार में। जब पानी सर के ऊपर पहुंच गया तो फिर शासन में प्रमुख सचिव से बात हुई कि ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। तो मुकेश मेश्राम चूंकि मत्स्य विभाग के भी इस समय प्रमुख सचिव हैं, तो उन्होंने फिर हस्तक्षेप किया। तो किसी तरह से मंत्री बलिया से लखनऊ आए। एक नया विवाद तब पता चला जब तेल के बाद नई गाड़ी खरीदने का मामला आ गया। गाड़ी कंडम हो गई थी, मत्स्य विभाग के पास पैसा नहीं था। मंत्री ने बड़ा हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से 2 बुलेरो गाड़ियां खरीदवाई। अब वो गाड़ियां मंत्री काफिले में नहीं लग रही हैं, वो निदेशालय में खड़ी हैं, धूल फांक रही हैं। तो उसके लिए भी फिर पंचायत हुई कि भाई गाड़ी ली गई है तो कम से कम 2 वो चलें लोग, जिससे स्टाफ चले। खैर पंचायत के बाद फिर गाड़ी मिल पाई। तीसरा मामला आया कि मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश के दौरे पे वो समीक्षा बैठक करते हैं तो कम से कम जेडी या डीडी लेवल का एक अफसर नामित हो जाए जो उनके साथ चले। तो मंत्री ने चिट्ठी में लिखा कि अनिल कुमार जो जेडी हैं और प्रदीप श्रीवास्तव, इन 2 लोगों को नामित किया जाता है कि वो मंत्री की मंडलीय समीक्षा बैठक में उपस्थित रहें। लेकिन डीजी ने इन दोनों अफसरों को नामित नहीं किया। फिर एक लंबी पंचायत हुई। फिर प्रमुख सचिव, डीजी और मंत्री बैठे कि भाई हमारी गाड़ी तो चलने नहीं पा रही है, विभाग की गाड़ी भी नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा। तो फिर कहा जाता है कुछ सुलह समझौता हुआ। सुलह समझौते के बाद अब यह हो गया कि भाई सीजन पर अच्छा उत्पादन मछलियों का हो, सब लोग इसमें मिलकर प्रयास करें और मंत्री जी को भरपूर तेल मिले, अच्छी गाड़ी मिले और उनकी पसंद के लोग मिलें, इसका भी सम्मान और ख्याल किया जाए। तो अब संजय निषाद के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। वैसे भी लोग कहते हैं कि देखो खाओ चाहे जितना, हल्ला न मचे। अब बात एक राजनीतिक खबर की जो काफ़ी विस्फोटक है। विस्फोटक इसलिए कि उत्तर प्रदेश में सियासत का सबसे बड़ा परिवार है मुलायम सिंह यादव का परिवार। उनके परिवार में उनकी छोटी बहू रानी और बेटे के बीच तलाक की नौबत आ गई है। यानी कि
प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच जो वैवाहिक रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है। और प्रतीक यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है कि वो अपर्णा यादव के साथ तलाक चाहते हैं। अपर्णा यादव को उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनका घर तोड़ दिया, पिता से रिश्ते खत्म हो गए, माँ से, भाई से, पूरे कुनबे से। अपर्णा और प्रतीक की जो शादी है वो लगभग 11 साल की हुई है, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने टिकट की चाहत में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मुलायम परिवार की वो बहू हैं, उनके पार्टी छोड़ने से बहुत बड़ा झटका लगा समाजवादी पार्टी को, और बीजेपी ने इस बात को काफ़ी ठीक से भुनाया भी। लेकिन वक्त बीतता गया और अपर्णा यादव को सियासत में सिर्फ सांत्वना पुरस्कार मिला, या ये कह सकते हैं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की ही उनकी हैसियत रह गई। 2026 आ गया, बीजेपी में जब उन्हें ना वो एमपी बन पाई ना एमएलए बन पाई, तो फिर उनको राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। मुलायम सिंह के जीते जी जो 3 बार खुद मुख्यमंत्री रहे, सरकार बनाते थे, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते थे, उनकी बहू को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद स्वीकार करना पड़ा। अपर्णा यादव राजनीति में सीढ़ियां तेजी से चढ़ना चाहती हैं, लेकिन ना तो अपनी पार्टी में वो मुकाम मिल पाया और न भाजपा में। केजीएमयू में जो लव जिहाद का कांड हुआ, डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, वहाँ भी अपर्णा यादव ने कुछ दिन पहले पहुंचकर नाराजगी जताई थी और उनके समर्थकों ने वहाँ पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से केजीएमयू की बीसी सोनिया नित्यानंद को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा था। समाजवादी परिवार में इतना बड़ा बवाल हो गया, तरह तरह के तमाम सारे कमेंट्स आने लगे, लोग बातें करने लगे। लेकिन अपर्णा यादव इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुलायम सिंह जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने परिवार को एकजुट रखा। परिवार सियासत की सारी बुलंदियां छूता गया, लेकिन उनके जाने के बाद कलह बढ़ती गई और अब लोग ये कहने लगे हैं कि उस कलह के पीछे अपर्णा यादव की इच्छाएं थी, सियासत का मुकाम था। प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से बेहद खफा है। उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर दिया है, स्थिति विस्फोटक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्थिति कंट्रोल हो पाएगी कि नहीं, कितने दिन तक थमी रहेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपर्णा यादव जिस उद्देश्य से बीजेपी में गई थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। शायद समाजवादी पार्टी में रहती तो वो अखिलेश और डिम्पल के साथ किसी सदन में वो मेंबर नजर आती। अब जब किसी महिला को उनका पति ही स्वार्थी करार देने लगे, उन पर आरोप लगाने लगे प्रसिद्धि पाने के लिए, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि पारिवारिक कलह अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां न रिश्ते का लिहाज रह गया है, न बच्चों का ध्यान रह गया है, और कहा जाए कि तार अंतिम धागे तक पहुंच गया है, बस टूटने की देरी है। राजनीति किसी परिवार को इस मोड़ पर ले आए। शायद उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 8-10 सालों में कोई ऐसा परिदृश्य नहीं देखा होगा, ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी। राजनीति में कहते हैं कि एक फैसला आपको गड्ढे में भी ले जा सकता है, आपको बुलंदी पर भी पहुंचा सकता है। इतने बड़े राजनीतिक परिवार की विरासत को छोड़कर किस आश्वासन पर अपर्णा यादव बीजेपी में गई थी, आज तक इसका सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। गई ही थी तो कुछ मोल तोल कर लेती, विधान परिषद ले लेती, लोकसभा ले लेती, राज्यसभा ले लेती, कुछ तो ले लेती, तब भी लोगों को लगता कि उन्होंने फैसला सही किया। आज जिस तरह से मुलायम परिवार की कहानी, जिसको लोग बड़ा सम्मान से नाम लेते थे, वो एक तरह से कहा जाए अखबार में छप गई, गली गली पहुंच गई। अब इससे ज़्यादा बुरा हश्र और क्या हो सकता है।
तो कहते हैं कि घर की इज्जत बचाने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, लेकिन नादानी और जोश और कहा जाए कि चाहत कई बार ऐसे फैसले करवाती है, जब समय बीतता है पीछे मुड़कर देखिए तो लगता है कि गलतियां कहां कहां पर हुई। फिलहाल किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए, अगर वो बच सकता है तो बचे। राजनीति अपनी जगह है, परिवार का मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन ये समझना और सोचना उन्हीं दोनों को हुई है। आज ऐसे हालात पर कुमार विश्वास साहब का एक शेर है, सुनिएगा। पावर सेंटर में जाते जाते हम आपको इन सच्ची और कड़वी लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि हम शब्द वंश के हर कार्य, सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, पूजा का दीप नहीं डरता है इन षड्यंत्री आभाओं से, और वाणी का मोल नहीं चुकता है अनुदानित राज्य सभाओं से। जिनके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया, और जो शिलालेख बन सकता था उसे अखबार बनाकर क्या पाया। नमस्कार।